नमस्कार। मैं अजय सिंह माध्यम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। विगत 2 से 3 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय ने भारत के 2 संवैधानिक पदों राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर जो निर्णय दिया है, उससे एक भारतीय राजनीति में एक विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। अब इसी स्थिति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक इस पद को लेकर, इस संवैधानिक पद की स्थिति को लेकर एक परिचर्चा कर रहा हूं और निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर उच्चतम न्यायालय का निर्णय संवैधानिक दृष्टि से कहां तक सही है, या ये कहा जाए कि राज्यपाल या राष्ट्रपति का पद किस दृष्टिकोण को इंडिकेट या किस दृष्टिकोण की ओर उच्चतम न्यायालय का संकेत करता है। विभिन्नताओं से भरा हुआ भारत को लेकर संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के लिए जिस संविधान का निर्माण किया, उस संविधान का स्वरूप संघ ही है, जिसका मुख्य लक्षण है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा और दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना, अर्थात केंद्र में संघ सरकार और राज्यों में इकाइयों की सरकार की स्थापना संविधान के द्वारा की गई। संविधान के द्वारा ही केंद्र में उत्तरदायी सरकार को लेकर संसदीय शासन प्रणाली और केंद्र के समान राज्यों में भी उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना को लेकर संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य दोनों स्थानों पर 2 प्रकार की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका केंद्र में राष्ट्रपति के पास है और राज्य में राज्यपाल के पास है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका केंद्र में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद के पास है, तो राज्यों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य मंत्रिपरिषद के पास है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों अपने अपने मंत्रिपरिषदों के सुझाव के अनुसार कार्य करेंगे। संवैधानिक स्थिति यही है, लेकिन राज्यपाल के पद को लेकर एक सबसे बड़ी स्थिति ये आ गई कि राज्यपाल की पूरी स्थिति एक विवाद की स्थिति को जन्म देता है। प्रारंभ से लेकर, यानी राज्यपाल के पद को लेकर और आज तक राज्यपाल की जो स्थिति है, उसके कारण केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति खड़ी होती थी। शुरुआत में संविधान सभा राज्यपाल के पद को लेकर इस निष्कर्ष पर थी कि राज्यपाल के पद का निर्वाचन किया जाएगा और राज्य की जनता के प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राज्यपाल को निर्वाचित किया जाए। लेकिन संविधान सभा में पंडित नेहरू ने यह विचार दिया कि अगर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाता है तो केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति होगी और विभिन्नताओं से भरे हुए भारत के लिए एकता और अखंडता को लेकर एक चुनौती खड़ी। ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू ने जिन विचारों को संविधान सभा के समक्ष रखा, उस निर्णय के पश्चात संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राज्यपाल का पद का निर्वाचन नहीं होगा, बल्कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह अपने पद पर बना रहे। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार भारत के राज्यों में या राज्यों की जो स्थिति है संसदीय शासन प्रणाली में, आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता। अब संविधान सभा का यह दृष्टिकोण राज्यपाल के प्रारंभिक विवाद या राज्यपाल के निर्वाचन को लेकर जो विवाद खड़ा हो रहा था, उसे समाप्त कर देता। शुरुआत में लगभग 2 दशकों तक भारत की जनता के ऊपर राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य प्रभावी थे और इन मूल्यों का प्रभाव यह था कि
1950 से लेकर 1970 तक इस 2 दशकों में जितने भी चुनाव होते थे, उन चुनावों में भारत के मतदाता या भारत की जनता कांग्रेस पार्टी को समर्थन देती थी और उस समर्थन का परिणाम यह होता था कि केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद की स्थिति खड़ी ही नहीं होती थी। और इस स्थिति में राज्यपाल के पद की जो भूमिका है, वह भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में हो जाती है। लेकिन 70 के दशक से भारतीय राजनीति में एक बदलाव आता है और उस बदलाव का मुख्य कारण यह था कि राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें स्थापित हो रही हैं। अब जब गैर कांग्रेसी सरकारें स्थापित होती हैं, तो केंद्र की कांग्रेस पार्टी का प्रभाव सीमित होता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्यपाल के पद का प्रयोग अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने या अपने राजनीतिक प्रभाव को मेंटेन करने के लिए दुरुपयोग करना शुरू कर देती है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर केंद्र सरकार राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर आर्टिकल 356 लगा देती थी और राष्ट्रपति शासन लगाने के पश्चात अप्रत्यक्ष रूप में राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले लेती, जिसका परिणाम ये होता है कि राज्यपाल की भूमिका एक विवादास्पद हो जाती है। राज्यपाल की स्थिति दोहरी हो जाती है। संवैधानिक अध्यक्ष के साथ साथ वह एक केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में, और इस स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच जो सबसे बड़ा विवाद का कारण है, राज्यपाल का पद है। ऐसी स्थिति में तमाम स्थितियां आती हैं और इस स्थिति को लेकर राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग की रिपोर्ट आती है कि किसी सक्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल के रूप में नियुक्त न किया जाए, किसी भी व्यक्ति को उसके गृह राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति न की जाए, राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। ये सब स्थितियां खड़ी हो जा रही, जिसका परिणाम या रिजल्ट ये निकलता है कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच विवाद का एक कारण बन जाता और इस विवाद को लेकर एक राजमन्नार समिति का गठन किया गया और उस राजमन्नार समिति ने यहाँ तक सिफारिश कर दी कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाए। राजमन्नार समिति सिर्फ राज्यपाल के पद को समाप्त करने की बात नहीं करता है, राज्यपाल के पद के साथ साथ अखिल भारतीय सेवा को भी समाप्त करने की सिफारिश करती है। और ये स्थिति लगभग 2 दशकों तक, यानी कि 1970 से लेकर 1989 तक ये स्थिति भारतीय राजनीति में बनी हुई है और इस राजनीति में राज्यपाल का पद एक विवादास्पद स्थिति के रूप में, एक विवाद का केंद्र के रूप में उभर कर सामने आता है, जिसके कारण राज्यपाल की जो भूमिका है वह दोहरी हो जाती है। लेकिन 1989 में भारतीय राजनीति में एक और बदलाव आता है। लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में राज्यों के क्षेत्रीय दलों के सहयोग से केंद्र में मिलीजुली सरकारें स्थापित होती है और इस मिलीजुली सरकारों ने अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने राज्य में राज्यपाल को हटाने के लिए केंद्र में अपने सहयोग से स्थापित सरकार पर दबाव डालती है कि उस सरकार को आर्टिकल 356 के आधार पर बर्खास्त किया जाए। जैसे जब ममता बनर्जी एनडीए में थी तो पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा की सरकार को बर्खास्त करने के लिए दबाव बनाया गया। जब एआईडीएमके की नेता जयललिता थी एनडीए में शामिल, तो उन्होंने तमिलनाडु की सरकार डीएमके की सरकार को या करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर दबाव डाल रही थी। वहीं जब समता पार्टी यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब समता पार्टी केंद्र में सहयोगी दल थी, तो बिहार के आरजेडी की सरकार को बर्खास्त करने के लिए नीतीश कुमार ने भी दबाव डाला। प्रारंभिक में नीतीश कुमार के दबाव के कारण एक बार आरजेडी के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 356 के आधार पर बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन स्थिति ये थी कि सरकार का उच्च सदन में बहुमत न होने के कारण केंद्र सरकार ने
उस बिहार में आर्टिकल 356 के लगाए जाने वाले विधेयक को पारित कराने में सक्षम नहीं हो पाई, जिसके कारण लगभग 43 दिनों के बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया। ये स्थिति भारतीय राजनीति में एक विवाद की हो गई। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधारों के रूप में जब उदारीकरण की प्रक्रिया लाई गई, तो उस उदारीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव आता है, और इस सामाजिक आर्थिक बदलाव को लाने के लिए बदलाव लाने के परिणाम स्वरूप इस नवीन परिवेश में केंद्र और राज्य के संबंधों का विश्लेषण करने के लिए 2007 में मदन मोहन कुंची की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति ने सिफारिश की कि जो विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जाते हैं, उन विधेयकों पर राष्ट्रपति यथाशीघ्र निर्णय ले ले। और उच्चतम न्यायालय का यही निर्णय मदन मोहन कुंची समिति की सिफारिशों को लेकर इर्द गिर्द। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या राज्यपाल जो संविधान ने राज्यपाल को स्विवेकीय शक्ति दिया है, जिसके प्रयोग को लेकर किसी भी न्यायालय में प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में अगर राज्य की विधानमंडल में बहुमत प्राप्त सरकार अगर किसी ऐसे विधेयक को पारित करके राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करती है, तो क्या राज्य की विधानमंडल की सरकार या विधानमंडल में बहुमत दल की जो सरकार है, वो कोई ऐसी सिफारिश कर सकता है जिसके कारण राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे? ये प्रश्न खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर राज्यपाल अपनी स्विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है, और स्विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। इस स्थिति में एक उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देता हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार राजनाथ सिंह की थी, और राजनाथ सिंह ने धर्मस्थल विधेयक पारित किया, और इस धर्मस्थल विधेयक के पारित करने का जो परिणाम था कि बिना सरकार की अनुमति के बिना किसी भी धार्मिक स्थानों की स्थापना नहीं की जा सकती, और राज्य की उत्तर प्रदेश की राज्य विधानमंडल ने उसे पारित करके जब राज्यपाल गवर्नर के पास राज्यपाल सूरजभान के पास भेजा, तो राज्यपाल सूरजभान ने अपने आर्टिकल 201 जो शक्ति देता है उसका प्रयोग करके विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया। इन सभी स्थितियों को लेकर जो विवाद की स्थिति खड़ी होती है, वह विवाद यही है कि क्या राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर या स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को आरक्षित कर सकता है? दूसरे तरफ अगर उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, ये निर्णय दिया कि इस निर्णय के परिणाम स्वरूप या इस निर्णय के द्वारा कि राज्यपाल द्वारा जो विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित की गई है, उस विधेयक पर राष्ट्रपति 3 से 4 महीने के अंदर निर्णय ले ले। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय दूरदर्शिताओं से भरा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक सर्वोच्चता को प्रमुखता दी, संविधान की सर्वोच्चता को प्रमुखता दी, और संविधान की सर्वोच्चता संविधान सभा का दृष्टिकोण था, क्योंकि जिस संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से लेकर किया, और ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करने के पश्चात उस मान्यता को स्वीकार नहीं किया जो ब्रिटेन और भारत दोनों के संसदीय शासन प्रणाली में विभिन्नताओं को स्थापित करता है, क्योंकि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ऐसी स्थिति में संविधान जो कानून का मूल स्रोत है और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया कि अगर राज्यपाल द्वारा आरक्षित किसी भी विधेयक को अगर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर 3 या 4 महीने के अंदर अपना निर्णय ले, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति का पद भी संविधान से सर्वोच्च नहीं है, यह संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है और राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित करता है, जो भारत में संवैधानिक शासन या सीमित शासन की स्थापना करता है।
ऐसी स्थिति में यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ है और इस शुभ संकेत का मतलब कि सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके किसी भी राज्य या किसी भी सरकार के संवैधानिक दायित्वों का हनन नहीं कर सकती। इससे एक स्वतंत्र संघीय व्यवस्था की स्थापना होगी और उस संघीय व्यवस्था की स्थापना के पश्चात एसआर मुंबई के केस में जो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है और संघात्मकता संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस निर्णय स्वस्थ संघवाद या आदर्श संघवाद की स्थापना करने में एक मील का पत्थर स्थापित किया। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अब राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। परिणाम ये होगा कि राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे, तो वहीं पर केंद्र सरकार भी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेगी। परिणाम स्वरूप दोनों सरकारें एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप में और इससे भारत का संघीय व्यवस्था सशक्त और मजबूत होगा। अब इस स्थिति को लेकर, इस पूरी स्थिति को लेकर एक निर्णय या एक रिजल्ट ये भी निकल जाता है कि संविधान उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने संविधान की सर्वोच्चता को प्रमुखता दी और संविधान की सर्वोच्चता को प्रमुखता देकर एक दूरदर्शिता से भरा हुआ निर्णय है और यह दूरदर्शिता से भरा हुआ निर्णय भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत है। इसलिए जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पद यह जो निर्णय है वह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण उच्चतम परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसको लेकर आपका दृष्टिकोण एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए और उस दृष्टिकोण के अनुसार आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए विवादास्पद मुद्दे को लेकर।